या फिर इस्तेगासा, ये शब्द आपने पुलिस की कार्रवाई में ज़रूर सुने होंगे, मगर अब इन शब्दों को अलविदा कहने का वक़्त आ गया है, क्योंकि पुलिस ने इनके स्थान पर अब नई शब्दावली इस इजाद कर ली है। अब हम आज यहाँ इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी मेहमान हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस सब से कितना असर पड़ेगा? क्या भाषाओं के अंतर से अपराध पे कोई लगाम लगेगी, या इस से कोर्ट की जो प्रणाली होती है उस पे कोई असर पड़ेगा? सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, जी। किस तरह का असर देखते हैं आप? नहीं, देखिए, दरअसल जो भाषा है वो मूलतः सामाजिक संपत्ति है। तो समाज जो बोलता है या समाज जो सीखता है या समाज को जो लगता है कि ये बहुत सरल है, उसकी जुबान में शामिल हो चुके हैं शब्द, वो शब्द अगर उसके लिए वो अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में, अपने जीवन में लाता है, वो उसको ज़्यादा मुफीद लगते हैं। वो उस उन शब्दों के साथ, उस भाषा के साथ वो ज़्यादा सहज होता है। अब जब भी कोई भाषा बदलती है, परिवर्तित होती है, तो समाज को उसके लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, ये अभी तक तो मैं इस शब्द को यूं कहता था, अब मुझे ये कहना है। तो ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली समाज स्वीकार करेगा, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन समय लगेगा। और वो समय के साथ ये इन सब चीजों को बाद में जो बदल रहा है उसको स्वीकार कर लेगा। मेरा ये सोचना है कि इसके पीछे दृष्टि क्या है, ये क्यों बदल रहा है, भाषा क्यों बदलनी चाहिए। अ, अब ये जो फारसी के शब्द हैं, ये जब मुगल हमारे देश में आए थे, तो चूंकि वो इस समय उनकी सल्तनत थी, तो जो सल्तनत जो भाषा तय कर रहा था, वो भाषा सारे समाज में, अवाम में स्वीकार कर ली गई थी। अब फिर बाद में हालांकि फारसी का भी पतन हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनने अपनी भाषा लेके आए। कोर्ट में अभी कई या थानों में बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भाषा में जो तब्दीलियां हैं, ये समय समय पर होती रहती हैं। अब ये अच्छी हैं या बुरी हैं, ये समय की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ, हिंदी को लेकर खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी तभी समृद्ध होगी जब उसमें बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्द भी शामिल हों। हिंदी की अपनी पहचान ही ये है कि उसमें ब्रज के भी शब्द हों, अवधी के भी शब्द हों, फारसी के भी शब्द हों। और हमारे देश तो बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ तो तमिल भी है, यहाँ तो तेलुगु भी है, यहाँ तो मराठी गुजराती भी है, कश्मीरी भी है। तो ये सारी भाषाएं मिलकर ही हिंदी को समृद्ध करती हैं। बिल्कुल, हिंदी को सारी भाषाएं मिलकर समृद्ध करती है, मगर सवाल ये है सर कि जिस तरह से पुलिस की एक नई शब्दावली बन गई है, अब उर्दू और फारसी के शब्दों के अलावा जो है अब हिंदी की एक नई शब्दावली बना करके, नई शब्दावली क्या है, जो हिंदी के जो प्रचलित शब्द है उनको शामिल किया गया है। कितना इस पे अपराध पे क्या असर पड़ेगा कम होने में? आ, देखिए, जब चीजें समझ में आती है तो उस पर काम करना आसान होता है। आपकी भाषा भी यदि आपके समझ में आ रही है तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। ये सुरक्षा में भी लागू होता है, ये साहित्य में भी लागू होता है, और ये समाज के हर जगह लागू होता है। जीवंत भाषा वही है जो परिवर्तन स्वीकार करे, और जड़ भाषा में क्षरण होगा, जीवित भाषा में विकास होगा, समावेश होगा। और इस तरह हिंदी की यदि बात करें या हम बोलचाल की आज की भाषा की बात करें, तो ये एक समावेशी भाषा है। जैसी भाषा हम आज बोल रहे हैं, आज से 100-150 साल पहले ये इसी तरह नहीं बोली जा सकती थी। ये कुछ अलग स्वरूप में बोली जाती थी। उसके पहले और अलग स्वरूप में। हम हमारे 100-150 साल पहले के यदि साहित्यकारों की भी बात करें, तो वो लगभग सब उर्दू में ही लिखते करते थे। हमारे जितने भी कानून बने हैं, वो 150 से 100 साल के दरमियान बने हैं। उनकी भाषा भी उस समय जो भाषा थी वही है। अब 1881 की बैंकिंग एक्ट की भाषा यदि लें, या न्याय प्रणाली की आज से बरसों पहले की, हमें जरूर साहब माफी चाहूंगा, वकीलों की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम न्यायिक भाषा नहीं समझ पाते हैं। आम आदमी को न्यायिक भाषा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमारे सहयोग के लिए वकील होते हैं। नई भाषा में ये है कि अब हत्या को हत्या, सॉरी, कत्ल को जो है अब हत्या कहा जाएगा। तो नहीं, इसमें ऐसे कितना एक अंतर? एक दो शब्द का उदाहरण दे सकते हैं। हमें
जो भी शब्द आ रहे हैं, जैसा कि हमको मंडलेकर जी ने भी कहा कि उसके पीछे की नीयत देखें हम, कि किस नीयत से यदि की जाए। यदि जनभाषा या जो बोलचाल की भाषा है, उसके शब्द आसानी से बोले जा रहे हैं और समाहित किए जा रहे हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि को हम देव भाषा कहते हैं, पुरानी भाषा कहते हैं, वेदों की भाषा कहते हैं, वो संस्कृत भी शाश्वत नहीं रही। उसके बाद पाली प्राकृत भी आज नहीं है। तो भाषाओं का स्वरूप तो जो है वो बदलते ही रहेगा, और भाषा दरअसल या तो जनता की होती है या सत्ता की होती है। जब जनता की भाषा दबती है तो सत्ता की भाषा चलती है, और जब सत्ता की भाषा नहीं चलती तब जनता बोलती है। तो बिल्कुल इसे ठीक है। स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, देखिए साफ कहना है कि भाषा का स्वरूप बदलता रहता है, मगर इसके पीछे नियत देखी जानी चाहिए। क्या लगता है, क्या नियत हो सकती है? देखिए, अभी जो कानूनी भाषा जो अभी परिवर्तन किया गया है, उससे कोई जो प्रोसीजर है उस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भाई हत्या बोलो, कत्ल बोलो, उसकी जो मूल भावना है किसी आदमी का जीवन समाप्त करना। अब जैसे गिरफ्तारी वारंट, तो बोलचाल की भाषा में गिरफ्तारी तो अदालत में भी जाते हैं, जज बोलता है कि देखो तुम पेशी पे नहीं आओगे तो वहाँ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तो इस शब्दों को बदलना एक प्रक्रिया है, अदालत की प्रक्रिया है, कानून की व्यवस्था है। उसको बदल देने से कोई विशेष प्रभाव मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर पड़ने वाला है या जनता की आम भाषा में परिवर्तन होगा। अब अभिरक्षा यदि किसी के पास हिंदी शब्दकोश में अच्छा ज्ञान होगा तो वो समझ पाएगा कि अभिरक्षा का मतलब क्या है, नहीं तो उसको सीधे बोलेंगे भाई तेरी गिरफ्तारी हो रही है। अब यदि कोई अपराधी पूछा भैया अभिरक्षा क्या है, तो उसको हिंदी में जो प्रचलित भाषा जो पिछले कई वर्षों से यूज हो रही है उसमें उसको बोला जाएगा तेरा गिरफ्तारी वारंट निकला है। तो इस व्यवस्था को बदल रहे हैं, शब्दावली बदली जा रही है, लेकिन उसकी मूल भावना कहीं परिवर्तित होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। बिल्कुल देखिए, नजरिया जो भी हो, इसके पीछे विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से परिवर्तन जो है प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति के इस नियम को मानते हुए हमें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। और बेहद जरूरी है हो जाता है कि जब भाषाओं का जब मेल होता है तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करके और सभी भाषाओं को अंगीकृत करना चाहिए। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिरसानी के साथ विशाल सिद्दीकी, एनडीटीवी।